नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। इस घिनौने चेहरे को तो आप पहचान ही गए होंगे। अभी 3 महीना पहले ही इसने पूरे देश दुनिया को हिला के रख दिया था। हमारा देश तो हिल गया था और दुनिया में बदनाम हो गया था। ये वही संजय राय हैं जो कलकत्ता में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं। अब सीबीआई ने इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये तो मुझे लगता है कोई छोटी मछली है, अभी और कई बड़ी मछलियां सामने आएंगी। तो इनका ट्रायल शुरू हो चुका है कलकत्ता की कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वहां। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, इस पर कुछ चर्चा करूं। तो आज के हमारे लेक्चर का यही टॉपिक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये समय याद होगा, ये सभी डॉक्टर हैं, ये सभी डॉक्टर हैं और वो लोग चाहते हैं जो चाहते हैं कि समाज रहने लायक बना रहे। समाज की स्थिति ये न हो जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उसमें रह ही न पाए। ये नई उम्र के डॉक्टर हैं जिन्हें ईश्वर के बाद पृथ्वी पर दूसरा ईश्वर माना जाता है, जो दिन रात, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते और एक घायल आदमी की, एक बीमार आदमी की जान बचाने में लगे रहते हैं। ये उस समय का माहौल था जब ये घटना हुई थी। सिविल पुलिस वॉलंटियर, इस पर अभी चर्चा करते हैं। संजय राय, एक्यूज्ड ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर, प्लीड्स इनोसेंट एंड सेज ही इज बीइंग फ्रेम्ड। ये जो सिविल पुलिस का वॉलंटियर था संजय राय, और उसके ऊपर बलात्कार और मर्डर का चार्ज था, जब उसका आज के दिन ट्रायल शुरू हुआ तो उसने अपने बचाव में कहा कि वो निर्दोष है और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कभी किसी अपराधी ने ये कहा कि हाँ मैं दोषी हूं। कुछ एक दो केस ऐसे होते हैं जिसमें अपराधी या एक्यूज्ड स्वयं अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। बाकी सभी में वो एक लंबे ट्रायल से गुजरता है जो 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चलते हैं। हाँ, ये जो सिविल पुलिस वॉलंटियर है, ये क्या होते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। होता यह है कि जो पुलिस है उसकी संख्या सीमित है, आबादी हमारी बहुत बढ़ रही है, तो पुलिस जो है आम जनता में से कुछ वॉलंटियर्स को चुनती है। उन वॉलंटियर्स का उद्देश्य ये होता है कि वो पुलिस को समय पर जो घटनाएं अच्छी बुरी हो रही हैं उनके बारे में सूचना देंगे, और कुछ छोटे मोटे काम जो हैं वो पुलिस का सहयोग करेंगे, जैसे ट्रैफिक का संचालन। इस तरह के काम ये सिविल पुलिस वॉलंटियर करते हैं। लेकिन होता क्या है, इसकी अनुमति पुलिस को है कि वो वॉलंटियर्स को रख सकती है। उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अब जब वेतन नहीं दिया जाता तो वो क्यों काम करते हैं पुलिस के लिए? ये सबसे बड़ा झोल है कि अगर कोई दिन में 8-10 घंटा एक पुलिस के लिए, एक थाने के लिए, एक दरोगा के लिए काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? यहां आप जिसके लिए सब कुछ करिए वो आपको 10 मिनट देने को तैयार नहीं है। आप फोन पे बात करिए, वो कहता है अच्छा रख रहा हूं, झूठ बोल देता है कि मुझे जाना है, किसी दूसरे का फोन आ रहा है। तो वो व्यक्ति क्यों कर रहा है काम? वास्तव में ये जो पुलिस के वॉलंटियर होते हैं, ये पुलिस ने एक दलाल सिस्टम डेवलप कर रखा है। पुलिस इनसे दलाली करवाती है। थाने में कोई केस आया, 2 लोगों में लड़ाई हुई, अब पुलिस तो कहेगी नहीं कि तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कहीं कोई रिकॉर्ड न कर ले, कहीं कोई सबूत न बना दे, नौकरी न चली जाए। तो वहां पर ये संजय राय जैसे दलाल सामने आते हैं और चुपके से कहते हैं मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा और इतने पैसे लगेंगे। मतलब वो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, प्लस वो पुलिस के मुखबिर भी हैं। कहीं पर कोई अच्छी बुरी घटना हुई है तुरंत आके लपक के थाने पे बताएंगे कि साहब ये हो गया है।
उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? जो उन्होंने कमा के दिया उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने रख लिया। अगर पुलिस ने 5,000 मांगा था तो उन्होंने 8,000 लिया, 5,000 पुलिस को दिया, 3,000 अपनी जेब में रखा। और सोचिए ऐसे कई दलाल वहां पर सक्रिय रहते हैं, आप कभी थाने पे जाके देखिए। एक तो ये कमाई, दूसरी जो ये सब होते हैं, जितने भी पुलिस दलाल रखती है, ये सब छोटे मोटे अपराधी होते हैं। और चूंकि पुलिस के लिए काम कर रहे हैं तो पुलिस की मजबूरी है कि उनके इन छोटे मोटे अपराधों को नजरअंदाज करते रहना। जैसे कोई छोटा मोटा पॉकेट मार हो सकता है जो पुलिस का वॉलंटियर हो। जब कोई बड़ा अपराध हो रहा है तब तो पुलिस फोकस है, लेकिन कोई छोटा अपराध हुआ तो ठीक है, वो हमारे लिए काम भी तो कर रहा है। तो ये सिविल पुलिस वॉलंटियर का नुकसान भी है और फायदा भी है। मैंने कई जगहों पे देखा है कि जो सिविल पुलिस के वॉलंटियर्स हैं वो पूरा ट्रैफिक संचालन करते हैं। उनकी अपनी अलग ड्रेस है, एक जैकेट पहन लेते हैं ऊपर से, बाकी नॉर्मल सिविल ड्रेस रहती है और वॉलंटियर्स लिखा रहता है और अपना काम करते हैं। पुलिस पूरा ट्रैफिक संचालन करते हैं। पुलिस को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पुलिस आराम से अपने दूसरे कामों को निपटा सकती है। लेकिन उसके मिसयूज भी हैं। देखिए संजय राय ने क्या किया। 3 महीने पहले, आज से 3 महीना पहले, आज 12 नवंबर है, आज से लगभग 3 महीना पहले कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इसमें एक महिला डॉक्टर का वहां के जो सेमिनार हॉल है वहां पर रात में पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसका वहीं मर्डर कर दिया जाता है और ब्रूटल मर्डर किया जाता है। उसको इतना मारा जाता है कि उसके जो चश्मे के शीशे होते हैं उसकी आंखों में धस जाते हैं। और उस समय जो ये मुद्दा था वो इतना गर्म हो गया था कि इसने देश की केंद्रीय राजनीति को भी हिला दिया था। निर्भया के बाद ये दूसरा निर्भया था, समझिए। अब ये इन ट्रायल कैमरा शुरू हुआ है, इन कैमरा ट्रायल शुरू हुआ है। इन कैमरा ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल आपको देखने को मिलेगा। इन कैमरा ट्रायल जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उनमें किया जाता है, जिससे ये पता रहे कि कहीं कोई बयान बार बार तो नहीं बदल रहा है अपराधी, कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जज मिल गया है। तो ये सब रिकॉर्ड में रखने के लिए ये इन कैमरा ट्रायल होता है। पूरी जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की वो रिकॉर्ड की जाती है। और कहां पर हो रहा है? ये अनिर्बन दास है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सियालदा। सियालदा एक जगह है कलकत्ता में ही, आपने सियालदा एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। वहीं पर ये जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, वहीं पर इनकी ट्रायल शुरू हुआ है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है और अक्टूबर 24 में ही, मतलब 1 माह पहले ही दाखिल कर दिया था। उसके बाद उसका रिवीजन होता है, अध्ययन होता है। उसके बाद जो है अब उनकी डेट लगनी शुरू हुई है। आज उनकी पहली तारीख थी जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बता दिया। इसका मतलब वो पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है। तो जो सीबीआई ने उनके ऊपर क्या चार्ज लगाए, सेक्शन 64 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जब से ये न्याय संहिता में बदलाव लाया गया है, पहले 376 था, अब ये सेक्शन 64 है। इसके अंतर्गत बलात्कार और फिर सेक्शन 66 के अंतर्गत हत्या करने या किसी ऐसी स्थिति में पहुंचाने पर जहां पर वो अपने काम न कर सके, वेजिटेटिव स्टेट, मतलब या तो कॉमा में चली जाए या अचेत हो जाए पर हमेशा के लिए। और सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, मतलब हत्या और बलात्कार, ये 2 आरोप लगाए हैं सीबीआई ने। और इन आरोपों के लिए उसने जो है 11 एविडेंस सबमिट किए कोर्ट में कि यह व्यक्ति इन कारणों से दोषी हो सकता है। अब सीबीआई किस तरह से अपना केस लड़ती है, कभी कभी तो लगता है सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सीबीआई से जो वाहियात संस्था है देश में है ही नहीं कोई। अगस्त 10 को इसको गिरफ्तार किया था कलकत्ता पुलिस ने और ये उसी थाने के अंतर्गत ये घटना हुई थी जिस थाने में ये वॉलंटियर था और 1 दिन के बाद गिरफ्तार किया था। यहाँ मुझे याद है हम लोग एक चुटकुला करते थे कि भारत की पुलिस तो अपराध होने के पहले ही जान जाती है, रशिया की पुलिस 3 घंटे बाद जाती है, जापान की पुलिस 1 घंटा बाद पहुंच जाती है, भारत की पुलिस अपराध से पहले ही जान जाती है अपराध होने वाला है। लेकिन 1 दिन तक उसको बचाया पुलिस ने और अंत में कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा
तब जाके ये केस सीबीआई को सौंपा गया, नहीं तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व हो गई थी कि किसी प्रकार इसको डाइवर्ट किया जाए केस को और संजय राय को बचाया जाए। जब मुख्यमंत्री स्वयं इन्वॉल्व हो जाए तो समझ लीजिए कितना हाई प्रोफाइल केस हो गया। Accused brought before the court talking media persons, पता नहीं मीडिया पर्सन से इसे बात ही क्यों करने दिया जाता, यही नहीं समझ आता। एक्यूज ने कहा कि वो इनोसेंस है और उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन सीबीआई ने 11 पीसेस ऑफ एविडेंस सबमिट किया है जो उसे, मुझे लगता है कि अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त है। अब बस देखना यह है कि ये अकेला अपराधी है या इसके साथ और लोग भी हैं, ये खुलासा होता है कि नहीं होता है। सीबीआई ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आरजे खान मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जो उस समय के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, और जो वहां पर जो संबंधित थाना है, पुलिस स्टेशन ताला पुलिस स्टेशन, उसके जो उस समय का ऑफिसर इंचार्ज हैं, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने साजिशन जो साक्ष्य है उनको मिटाया है। पूरा एक दिन तक उसको मामले को खींचते रहे और एफआईआर नहीं दर्ज की। जो सेमिनार हॉल था वहां पर लोग आते जाते रहे, साक्ष्यों को मिटाते रहे, बल्कि उस समय जो वीडियो आ रहे थे उनमें तो मैंने देखा कि उसमें निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया, पुताई शुरू करा दी गई। उस समय जो ये जो घटना हुई थी, वैसे तो आप अखबार किसी भी दिन का अखबार उठा लीजिए, किसी भी दिन का, आज से लेकर के 10 साल पहले तक का एक कोई अखबार उठा लीजिए और उसके जो 10, 11, 12 पन्ने हैं, उसमें अगर आप टोटल जोड़ोगे तो 6-7 रेप के केस 2 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की वृद्ध महिला के ऊपर कम से कम 6-7-8 केस जरूर मिलेंगे रेप के, की न्यूज मिलेगी। ये भी एक रेप का केस था, मर्डर था। जितना ब्रूटल ये था उससे भी ब्रूटल केस होते हैं। 2-2 साल की बच्चियों का रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। रेप के बाद पत्थर से सिर कूच दिया जाता है, बॉडी जला दी जाती है। इससे भी ब्रूटल होते हैं केस, लेकिन उस केस में इतनी गुस्सा आम जनता में नहीं भड़कती। क्यों? क्योंकि पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत साक्ष्य इकट्ठा करती है, कोशिश करती है कि अपराधी को पकड़ा जाए, पकड़ के उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे जैसे भी। लेकिन यहां पर पुलिस अपराधी के साथ खड़ी थी। जो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी वही है, वो भी अपराधी के साथ खड़ी थी और चाहती थी कि सीबीआई के पास मैटर न जाए। यहां तक कि जो हड़ताल कर रहे थे छात्र, एमबीबीएस छात्र, उनके रात में टेंट उखड़वा देती थी, उनके बीच में अफवाहें फैला देती थी, भगदड़ मचवा देती थी, जिससे कि किसी प्रकार से आंदोलन समाप्त हो जाए। एक घटना तो मुझे याद है कि 500-700 हजार लोगों की भीड़ एकदम से आई। बाद में हमारे जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भीड़ में घुस गए, छात्राओं को मारा, मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की, सारे एविडेंस नष्ट किए। क्या मुख्यमंत्री के न चाहते हुए ये सब हो सकता है? इन्हीं कारणों से पुलिस अपराधी के साथ, मुख्यमंत्री अपराधी के साथ, सारा जो प्रशासन है वो अपराधी के साथ है। इसी के कारण आम जनमानस में पूरा खून खौल उठा लोगों का, और उनको लगा कि अब तो हद हो गई, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ हम जो है वुमेन सेंसिटिव इश्यूज की बात करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनना चाहते हैं। दूसरी बात, जब इस प्रकार की घटना, एक तो ये घटना होनी नहीं चाहिए, घटना हो गई तो क्या हम इतने सेंसिटिव नहीं है कि हम उस पर तुरंत एक्शन ले सके? अगर वो अपराधी कोई हमारा अपना भी है तो उसने अपराध किया है और कानून की नजर में वो अपराधी है या आरोपी है। प्रथम दृष्टया वो आरोपी है। आरोपी के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है जैसा अपराधी के साथ होता है। प्रथम दृष्टया उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर ट्रायल होता है और साबित होने के बाद उसे अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन कस्टडी में तो ले ही लिया जाता है। अभी आप 2 लोग लड़ाई कर लीजिए और आप पूरी रात थाने से निकल नहीं पाएंगे जब तक दोनों लोग 5-5 हजार दे नहीं देंगे थाने में। और यहाँ अपराधी 24 घंटे घूमता रहा बाहर और पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। A series of meetings were held between the state government and the West Bengal Junior Doctors Fund.
जूनियर डॉक्टर्स ने, आप समझिए जो ये डॉक्टर्स होते हैं लगभग इंटरमीडिएट करने के बाद एक छात्र 18 से 20 साल का होता है, और अगर वो 1-2 साल में सेलेक्ट हो गया तो अगले 5 साल में वो MBBS कर लेता है, मतलब 27 साल का हो गया। उसके बाद अगर वो MD कर रहा है 2 से 3 साल तो 30 साल का, मतलब मोटा मोटा अगर आप लीजिए तो वो जो डॉक्टर्स आंदोलन रखते वो 22 से 30 वर्ष के नवयुवक और नवयुवतियां थी। तभी शायद ये जो आंदोलन था वो इतना धार पकड़ सका। अगर हमारी उम्र के लोग होते तो कब का सरेंडर कर चुके होते। लेकिन ये नौजवानों का जोश था जो बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने को तैयार हो गया। मुख्यमंत्री से भी नहीं डरे, उनके साथ कई मीटिंग की बैठक हुई, और उस बैठक में सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन का केवल एक रवैया था कि हम ये कर देंगे, हम सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस हम आंदोलन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि माहौल बन रहा था सरकार के खिलाफ। तो उसके बाद भी इन डॉक्टरों ने छोड़ा नहीं जब तक CBI को सौंप नहीं दी गई जांच। अब शुरू तो हो गया है ट्रायल, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सनी देओल वाली फिल्म है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक रिसर्च में पाया कि सबरीमाला का केस 2018 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो तो अच्छा है कि ये केस डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी, कहीं नीचे से शुरू होती तो अभी वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ी होती। 2018 से 24 मतलब 6 साल से तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो कहीं उस तरह तारीख से तारीख ना हो जाए कि पहले ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वहां गई, फिर सेशन में गई, 5 साल वहां लटका रहा, फिर हाईकोर्ट में 5-7 साल रहा, तब तक संजय राय जो है 70 साल का हो गया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको 2-4 साल में कुछ सजा हुई भी तो उसने जो है राष्ट्रपति के वहां एप्लीकेशन लगाई कि साहब हम तो 78 साल के हैं, अब हमको सजा न दीजिए। तो ये वाला हाल ना हो जाए। उम्मीद है कि सरकार जो है इसको फास्ट ट्रैक पे जो है लाएगी और जल्दी से जल्दी आरोप साबित होंगे, और जो जो लोग इसमें साबित हैं सभी को सजा मिलनी चाहिए। मेरा जो पक्ष था इस केस पे वो मैंने आपके सामने रखा। आपका जो पक्ष है आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस सोशल मीडिया की गरिमा का ध्यान रखिएगा, गालियों का प्रयोग मत करिएगा, और आपको जो कुछ लिखना है, आपका जो भी पक्ष है इस कलकत्ता रेप मर्डर केस पे, वो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आप सभी को जवाब दूंगा। चलिए मित्रों, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।